डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक नए चैप्टर इंडेक्स नंबर अर्थात सूचकांक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। यह चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि सूचकांक का अर्थ क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, सूचकांकों की कौन कौन सी सीमाएं हैं और सूचकांक कैसे तैयार किए जाते हैं, रचना कैसे की जाती है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें हम तो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सूचकांकों के बारे में पहले से सुन रखा है, हो सकता है पढ़ भी रखा हो हमने। लेकिन जो कॉमर्स के बारे में नहीं जानते तो ये कह देना कि सूचकांक ये तो कॉमर्स का विषय है, ये उचित नहीं होगा। ये सही है कि सूचकांकों के आधार पर हम आर्थिक गतिविधियों को जानते हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियां केवल कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। सूचकांक को समझने के लिए कुछ इंसिडेंट्स जो हमारे दैनिक जीवन में हमको कई बार सुनने को मिले होंगे, उनको याद करना चाहिए, जो सूचकांक के कंसेप्ट को बताते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार हमने घर के अंतर्गत जब हम परिवार में बैठे होते हैं तो हमारे बुजुर्ग दादाजी हमको कहते हैं कि मेरे ज़माने में देसी घी ये 2 रुपये किलो मिलता था और आज ये 500 रुपये किलो मिलता है। पिताजी कहते हैं जब मैं नौकरी लगा था तो मुझे 150 रुपये मिलते थे। आज जो व्यक्ति नौकरी जिस पद पर मैं काम कर रहा हूँ उसी पद पर यदि वह लगता है तो उसको 25,000 रुपये मिलते हैं। माताजी कहती हैं कि पहले मैं भिंडी 10 पैसे किलो लेती थी मेरे ज़माने में, और आज वह भिंडी 20 रुपये किलो है। तो ये कंपैरिजन हमें सूचकांक के कंसेप्ट बताता है कि मूल्यों में कुछ परिवर्तन हुआ है, आय में कुछ परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन को मापने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे सूचकांक कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं दो अवधि के मूल्यों में औसत परिवर्तन का सापेक्ष माप। सापेक्ष इसलिए कहते हैं कि एब्सोल्यूट नहीं है इतना ही चेंज आएगा, औसतन कितना चेंज आया, एक की तुलना में तुलना करते हैं, इसलिए यह सापेक्ष माप है। इस सापेक्ष माप को मापने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह सूचकांक है। हम ये भी कह सकते हैं आधार अवधि के मूल्य की तुलना में चालू अवधि के मूल्य में परिवर्तन को मापने की विधि सूचकांक है। आधार क्या? जिससे चालू वर्ष की तुलना करनी है। जैसे दादाजी कहते मेरे ज़माने में, तो उसका ज़माना मान लीजिए उनका ज़माना 2000, अभी 2021 चल रहा है, उनका ज़माना था 1950 का, तो 50 की तुलना हम 2021 से करेंगे तो 50 ये आधार हो गया। मम्मी की 2000 की तुलना 2021 में कर रही तो मम्मी ने 2000
वर्ष ये आधार हो गया और 2021 ये चालू हो गया। यानी आधार अवधि की तुलना में चालू अवधि के मूल्यों में जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन को मापने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह विधि सूचकांकों के नाम से जानी जाती है। सूचकांकों के बारे में जानने से पहले जिस आधार की हम तुलना कर रहे हैं उसका परिणाम सही तभी आएगा जब आधार हमारा सामान्य होगा, यानी उस पर सामान्य गतिविधि होनी चाहिए। ऐसा मान गतिविधि में भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, युद्ध के हालात बन गए, तो यह सामान्य घटनाएं नहीं हैं, तो उस वर्ष को आधार नहीं मानना चाहिए जिस वर्ष सामान्य घटनाएं नहीं हुई हैं। तो हमें सूचकांकों से जो परिणाम प्राप्त होंगे वह वास्तविकता के नज़दीक होंगे। इतने महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं तो हमको पता होना चाहिए कि उपयोगिता क्या है। तो सरकार जो नीति निर्धारित करती है, परिवार में जो नीति बनती है, कोई संस्था अपनी नीति बनाती है, उस नीति को बनाने में सूचकांक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे अभी कोरोना वैक्सीन का निर्माण भारत ने किया। अभी कोरोना वैक्सीन जो भारत ने बनाई, उससे पहले जब वैक्सीन लगाई गई थी तो हमने किन किन क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों को पहले लगाई थी, उनके परिणाम क्या रहे, उनकी तुलना कर सकते हैं। कोरोना के कारण से कितने केसेस बढ़े, पहले महीने की तुलना में दूसरे महीने में, दूसरे महीने की तुलना में तीसरे महीने में, क्वार्टर की तुलना दूसरे क्वार्टर से। इसके आधार पर हम कोरोना से निपटने की अपनी पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हैं। इस प्रकार नीति निर्धारण में सूचकांक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सूचकांकों के द्वारा भूतकाल तथा वर्तमान काल की क्रियाकलापों की जानकारी तो हमको मिलती है, इसके साथ साथ भविष्य में जो परिवर्तन होने वाले हैं उनका भी हम अनुमान लगा सकते हैं। ये मानते हैं कि पुरानी घटनाएं अपने आप को दोहराएंगी, उसी गति से उनमें परिवर्तन होगा, तो हम परिवर्तनों को मापकर पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यानी भविष्य के बारे में जानना ये सूचकांक हमारी मदद करता है। सूचकांक हमको ये भी बताता है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे मैं पहले उदाहरण दिया, घर परिवार में चर्चा होती है कि मैं जब नौकरी लगा था, पिताजी कहते हैं, तो मुझे 100 रुपये मिलते थे और उसमें भी मैं 20 रुपये बचा लेता था। आज नए व्यक्ति को 10,000 रुपये मिलते हैं तो भी वो बचत नहीं कर पाता, उसका खर्चा नहीं चलता। यानी उस समय के जो 100 रुपये का मूल्य था, 100 रुपये की जो आय थी, उसका जो मूल्य था आज 10,000 रुपये के बराबर भी नहीं है। यानी हमारी वास्तविक स्थिति इसके आधार पर जज की जा सकती है। सरकार महंगाई भत्ता निर्धारित करती है तो वो इसी आधार पर निर्धारित करती है कि वास्तव में उसको पुराने स्तर पर अपना जीवन बनाए रखने के लिए कितनी और वृद्धि की आवश्यकता होगी, उसके आधार पर वह महंगाई भत्ता निर्धारित करके उसके वेतन में बढ़ोतरी करती है। सूचकांक के माध्यम से आंकड़ों को, यानी हमारा जो डेटा है, इनको कंपेयर कर सकते हैं, यानी इनको इजी बना सकते हैं। ये फॉर्मेट के अंतर्गत कहीं हमको भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है तो उनको लगा कर टेबल में रख दिया हमने, तो उनको आसान भाषा में अभिव्यक्त किया जा सकता ताकि लोग उसको समझ सकें। इसलिए कहा जाता है सूचकांक
आर्थिक क्रियाओं का बैरोमीटर है। आर्थिक क्रियाओं में जो चेंजेज आए हैं, प्रोडक्शन के बारे में हो सकता है, नेशनल इनकम के बारे में हो सकता है, आयात निर्यात के बारे में हो सकता है, उनमें जो परिवर्तन आया उस परिवर्तनों को मापते हुए, या इन्फ्लेशन हमारे होलसेल प्राइस के इंडेक्स उनमें कितना चेंज आया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितना चेंज आया, इनका माप सूचकांकों के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार सूचकांक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। लेकिन इतने महत्वपूर्ण सूचकांक बैरोमीटर होते हुए भी, इकोनॉमिक बैरोमीटर होते हुए भी, कुछ सावधानियां यानी कुछ सीमाएं हैं। यदि उन सीमाओं को हमने ध्यान में नहीं रखा तो सूचकांक से जो परिणाम प्राप्त होंगे वह अनुकूल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जैसे पहला है कि सूचकांकों का निर्माण सैंपल के आधार पर होता है, यूनिवर्स यानी न्यायादर्श के आधार पर करते हैं, समष्टि के आधार पर नहीं। यानी कुछ चुनी हुई वस्तुओं के आधार पर, चुने वस्तुओं के मूल्य के आधार पर सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। यदि यह चयन हमारा ठीक प्रकार से नहीं हुआ, उसमें रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटी सम्मिलित नहीं हुई प्राइसेस के अंतर्गत, तो क्या हमारे परिणाम यह ठीक नहीं आएंगे। साथ में यदि हमने ये ध्यान रखा कि जो परिवर्तन हुए हैं वह परिवर्तन सापेक्ष परिवर्तन को बताते हैं। सापेक्ष परिवर्तन का मतलब है कि जो परिवर्तन हुए वह औसत स्थिति को बताते हैं। हो सकता है किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि ज़्यादा हुई हो, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कम हुई हो, किसी वस्तु के मूल्य में कमी भी आ सकती है, लेकिन औसत रूप से क्या मूल्यों में वृद्धि हुई है या मूल्यों में कमी हुई है, यही परिणाम सूचकांक के माध्यम से हमको मिल सकते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं यार सूचकांक झूठ बोलते हैं, सरकार कह रही महंगाई कम हुई है, देखो चावल के मूल्य तो बढ़ गए, टमाटर के मूल्य तो बढ़ गए, और सरकार कह रही है कि मूल्य में कमी आई है। तो ये कारण है क्योंकि वह एब्सोल्यूट चेंज को देख रहा है। हम यहाँ पर एब्सोल्यूट को नहीं देख रहे, किसी एक वस्तु को नहीं देख रहे, औसत रूप से क्या चेंज आया है इसको मापते हैं। इस कारण से ऐसा कहने में अक्सर आ जाता है। यहाँ पर हम गुणात्मक परिवर्तन जो है उनकी अपेक्षा करते हैं, मात्रात्मक जो परिवर्तन हुए उनको तो माप लेते हैं, लेकिन गुणों के आधार पर, जैसे पहले किसी वस्तु की क्वालिटी पुअर थी, अब क्वालिटी उसको अच्छी बना दी,